संविधान, शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार। भैया बहनों, कक्षा दशम जिस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे थे, आइए उस विषय को और आगे ले चलते हैं। आखिर संसद, इसकी कार्य शक्तियाँ तो हम कल के विषय में पढ़े, आज उसी के आगे देखते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था विधायी कार्य, संसद का पहला कार्य विधायी कार्य, फिर उस पर हम चर्चा कर रहे थे। दूसरा कार्य मैंने आपको बताया कार्यपालिका पर नियंत्रण तथा उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। भैया बहनों, ये दो कार्य। उसके बाद तीसरा कार्य हमने आपको बताया, तीसरा कार्य में है वित्तीय कार्य जो धन से संबंधित होता है, और उसके बाद चौथा है बहस का मंच। हमारे देश का संसद विचार विमर्श करने और बहस का भी एक मंच है। भैया बहनों, आइए ये 4 पॉइंट मैंने आपको कल क्लियर किया है। आज उसी के आगे 5वें बिंदु पर चर्चा करते हैं, संविधान संशोधन संबंधी कार्य। तो हम देखते हैं संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति होती है। अर्थात हमारे देश का जब संविधान बना तो उसमें परिस्थिति के आधार पर बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं, मगर समय बदलती गई है, परिस्थितियां बदलती गई है, और उसके आधार पर ऐसा लगता है कि संविधान में कहीं ना कहीं संशोधन और परिवर्तन भी होना चाहिए। तो इसके लिए सदन में, हमारे यहाँ संसद के दोनों सदनों को संवैधानिक शक्तियां प्रदान की गई है। दोनों को समान अधिकार होगा कि अगर हमारे देश के संविधान में किसी प्रकार का संशोधन का मतलब क्या, परिवर्तन, अगर परिवर्तन करना है तो दोनों सदन मिलकर के हमारे देश के संविधान में परिवर्तन ला सकते हैं। तो प्रत्येक संवैधानिक संशोधन का संसद के दोनों सदनों के द्वारा एक विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है, और संविधान संशोधन संबंधी कार्य भी संसद को सौंपा गया है। फिर 6वें बिंदु पर चर्चा करें, निर्वाचन संबंधी कार्य। संसद चुनाव संबंधी भी कुछ कार्य करती है। यह भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है और उपराष्ट्रपति का भी चुनाव करती है। हमारे देश का सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का। तो भैया बहनों, हमारे संसद के दोनों सदन के जितने भी नवनिर्वाचित सदस्य हैं, जितने निर्वाचित सदस्य हैं, उनको यह अधिकार दिया गया है कि वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपना वोट दे सकते हैं, अर्थात वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। उसके बाद अगले बिंदु पर देखते हैं 7वां कार्य, न्यायिक कार्य। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के प्रस्तावों पर विचार करने का भी कार्य संसद के पास होता है। यह उसका न्यायिक कार्य कहलाता है। अर्थात हमारे देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अगर किसी प्रकार से ऐसा कोई अवैधानिक कार्य करता है, या ऐसा कोई कार्य करे जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आँच आए, या देशद्रोह का मामला लगता है, या किसी प्रकार से लगता है कि यह जो कार्य है वो असंवैधानिक है, तो उसके विरुद्ध संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। उसको पद से हटाने का भी पावर हमारे संसद के पास होता है। तो इस प्रकार से 7 कार्य और शक्तियां हमारे संसद को प्रदान की गई है। भैया बहनों, उसी के नीचे एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर मैं आपका ध्यान चाहूंगा। लोकतंत्र की रक्षा के लिए इनमें से कौन सा कार्य आपको सबसे महत्वपूर्ण लगा? तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम देखते हैं कि हमारे देश में कानून बनाने का अधिकार जो संसद को प्राप्त है वो बहुत महत्वपूर्ण लगा। क्यों? क्योंकि कानून जो होता है वो सबके लिए होता है, और कानून के दायरे से वह छोटा हो बड़ा हो, कोई उससे अछूता नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विधायी कार्य जो है संसद का महत्वपूर्ण कार्य है। फिर कहता है, यदि संसद बजट ना पारित करे तो क्या होगा? बच्चों, अगर यदि हमारे देश में संसद बजट ना पारित ना करे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि सरकार के पास आमदनी कितनी है, सरकार के पास व्यय कितना हो रहा है। फिर सरकार के पास जो बजट तैयार होता है उसी के आय व्यय के आधार पर वह सार्वजनिक सुविधाओं की व्यवस्था करती है। हम देखते हैं नल, जल, सड़क व्यवस्था, ये जितने भी सार्वजनिक सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल है, विद्यालय है, रेल सुविधा है, बस सुविधा है, यह सार्वजनिक जितनी भी सुविधाएं हैं वह बजट पारित होने के आधार पर ही तय हो पाता है। यदि बजट पारित ना हो संसद में तो सार्वजनिक सुविधाएं भी हमें प्राप्त नहीं होंगी। फिर कहता है, लोकसभा और राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष व उपाध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में देखते हैं लोकसभा के अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी, जो कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। फिर राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो हमारे यहाँ राज्यसभा होता है, तो राज्यसभा में हमारे देश का जो उपराष्ट्रपति है
वह राज्यसभा का सभापति होता है। तो अभी वर्तमान में आदरणीय वेंकैया नायडू जी ये हमारे राज्यसभा की वर्तमान अध्यक्ष हैं। फिर कहता है छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो भैया बहनों, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। फिर कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की कितने सीटें हैं? तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान समय राज्यसभा की 5 सीटें हैं। ये महत्वपूर्ण 5 प्रश्न उत्तर दिया गया है, उनके मैंने आपको उत्तर क्लियर करने का प्रयास किया। तो आइए हम चलते हैं संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद। तो बच्चों, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, इसे ही कार्यपालिका कहा गया है। क्यों? संसद मैंने बताया था लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के हमारे देश का संसद बनता है। मगर कार्यपालिका में कौन? तो संसद जो है नियम कानून बनाने का कार्य करती है। कार्यपालिका जो है वह उन नियम और कानूनों को लागू करती है, पारित करती है। तो इसमें हम पहले राष्ट्रपति पर चर्चा करें। तो यह देखते हैं कि सरकार का वह अंग जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है, कार्यपालिका कहलाता है। जैसा कि हमने देखा कि कार्यपालिका की नीति निर्माण और कानून बनाने में भी अहम भूमिका है। कार्यपालिका के अंतर्गत हम राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद तथा प्रधानमंत्री का अध्ययन करेंगे। तो भैया बहनों, हमारे देश का सर्वोच्च पद होता है वह राष्ट्रपति का होता है। यह देश का प्रथम संवैधानिक अध्यक्ष होता है, हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है। और यह जो राष्ट्रपति होता है, जल, थल और वायु सेनाएं, हमने 3 सेना पढ़ा है। तो ये 3 सेना, जल, थल और वायु सेना, तीनों सेना का मुखिया राष्ट्रपति होता है। आपातकाल, किसी देश में आपातकाल की घोषणा करना, अंतर्राष्ट्रीय संध्या करना, समझौता करना या युद्ध करना, यह राष्ट्रपति ही निर्णय लेता है। साथ ही साथ हम देखते हैं राष्ट्रपति वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से इन शक्तियों का प्रयोग करता है। हम कहते हैं कि राष्ट्रपति बहुत पावरफुल है, परंतु वास्तविक देखते हैं कि हर बात के लिए राष्ट्रपति जो होता है वो मंत्रिमंडल की ओर देखता है और हर कार्य को वह प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। जैसे उसे किसी देश से संधि करना है, किसी देश से युद्ध करना है, तो घोषणा किसके नाम पर होगा? राष्ट्रपति के नाम पर होगा। मगर वास्तविक में निर्णय कौन ले रहा है? तो हम वास्तविक में निर्णय देखते हैं मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्या है? तो यह बहुमत दल का नेता होता है और यह जो निर्णय लेता है वही निर्णय राष्ट्रपति घोषित करता है, अर्थात घोषणा राष्ट्रपति के नाम से होता है। जबकि वास्तविक में हम देखते हैं कि वास्तविक पावर हमारे देश के प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सरकार का वास्तविक प्रधान हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है, जबकि संवैधानिक मुखिया हमारे देश का राष्ट्रपति होता है। तो भैया बहनों, इस पर और हम चर्चा करें। इसमें एक बात और बता दूं, अधिकांश जो पावर या शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री के पास होता है। मगर कुछ परिस्थिति में, जैसे हमारे देश में चुनाव जब होता है और किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत लोकसभा में प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसे समय में राष्ट्रपति स्वविवेक से निर्णय लेता है कि वह किसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करे या किस दल को वह सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे। तो कुछ विशेष परिस्थितियों में ही राष्ट्रपति को यह पावर प्राप्त है। मगर सामान्य रूप से हम कहें कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वह नाम मात्र का शासक होता है, जबकि वास्तविक शासक हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है। तो आइए हम इस मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री पर आगे के कालखंड में और विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के कालखंड में इतना ही। धन्यवाद।